पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या फिर बेकिंग सोडा? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस लाइन को याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे अम्ल, अम्ल क्या है? अम्ल लाल, अम्ल लाल कर देगा। लाल कर देगा तो किसको कर देगा? नीले वाले को लाल करेगा। इसलिए अम्ल लाल, अम्ल अम्ल कर देगा किसको? नीले वाले को लाल कर देगा। तो जो बचा लाल वाले को नीला करेगा कौन? क्षार। तो ऐसा हो गया। इसके बाद देखते हैं, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल क्यों होता है? लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है पता है? जब हल्दी लगी है, जैसे हल्दी सूचक होती है, क्षार की सूचक होती है, और जब उसमें अम्ल पड़ा, जब वो न्यूट्रल होता है तो वो रंगहीन रहता है, मतलब नॉर्मल कलर में हल्दी रहती है। तो जब क्षार पड़ता है तो भूरी भूरी कलर की हो जाती है, और पानी जो कि न्यूट्रल होता है, पानी पड़ता है तो नॉर्मल पहले जैसी हो जाती है, अपने पीले कलर में। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिटमस के बारे में कुछ बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम, कौन कौन? प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी-कभी केवल सूचक कहा जा सकता है, या फिर कहते हैं। दूसरे पेज में चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी रीडिंग चल रही है, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना और ऐसा वैसा टाइम पास करना नहीं है। ये केवल रिवीजन चैप्टर है, जो आप पढ़े हैं उसको इस चैप्टर से रिवीजन कराया जा रहा है लाइन बाय लाइन। तो आप प्रश्न इसको देखें। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक आश्रित जल तथा शेष में 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? लाल लिटमस दिया गया है तो क्षार वाले को तो हम पहचान कर लेंगे, क्योंकि लाल को वो नीला कर देगा। अम्ल को कैसे पहचान करेंगे कौन सा अम्ल है? और आश्रित जल में कोई कुछ कलर चेंज नहीं करेगा, वो जो आश्रित होता है ना वो एकदम न्यूट्रल होता है, तो जो लाल रहेगा वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप अम्ल में डालेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए ऐसा आप पहचान सकते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। विज्ञान की प्रयोगशाला से HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.3 में लिखिए। आप क्या परिवर्तन पाते हैं, ऐसा ऐसा इसमें पूछ रहा है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सूचक हैं जो गंध से पता चलते हैं, जैसे कलर चेंज और ये सब नहीं,
उसमें गंध से ही पता चलेगा कि वो सूचक ऐसा है जो गंध चेंज कर देगा अम्ल, क्षार ऐसा कुछ डालने से। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है वो गंध सूचक। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? देखिए, यहाँ पे दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जाँच। जब हम जिंक नामक धातु का अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जो तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है यानी अम्ल से धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? एक तो पहले लवण बनेगा और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उस हाइड्रोजन गैस को कैसे जांचेंगे? उसमें जब हम उसको जलाएंगे, गैस की जांच करने के लिए ज्वलन पैदा करेंगे तो पॉप ध्वनि के साथ जलेगा। यहाँ फट 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 की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। ठीक, हाइड्रोजन के भरे साबुन के बुलबुले हैं ये। देखते हैं ये क्या बनता है अभी। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु जो है अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक यौगिक भी बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? चलिए लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस है इसका विलयन रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक धातु है और ये सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन निकला। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, यहाँ पे क्षार से क्रिया कराई जा रही है। हमने अम्ल और धातु का क्रिया करा लिया, अब क्षार और धातु का क्रिया कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और जिंक एक धातु है। क्षार और धातु की भी अभिक्रिया होने पर एक लवण यानी सोडियम जिंकेट यहाँ पे लवण बना है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली सेम टू सेम। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, चलिए जानते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप जो यहाँ पे हुआ में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिख सकते हैं कि परख नली ए में सोडियम कार्बोनेट जो कि एक धातु का कार्बोनेट है और HCl यानी अम्ल, धातु का कार्बोनेट में अम्ल की अभिक्रिया कराने पर एक लवण और पानी, एक लवण और पानी और CO2 निकलती है। क्या कराने पर? धातु का कार्बोनेट से अम्ल का अभिक्रिया कराने पर एक लवण और पानी और CO2 निकलती है। ऐसे ही जब आप धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं या फिर बाई कार्बोनेट बोले, हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों बोला जा सकता है। सोडियम बाई कार्बोनेट से आप मतलब धातु का बाई कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट से आप अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण बनेगा और H2O बनेगा यानी पानी और CO2 सेम टू सेम उसी तरह, चाहे आप कार्बोनेट से कराएं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं, किसकी? धातु की, तो सेम टू सेम वही पानी, लवण और क्या बोलते हैं CO2 निकलेगा। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर जो वहाँ पे CO2 बनी, उसी CO2 को जब हम चूने का पानी जो होता है उसमें से प्रवाहित करेंगे तो एक श्वेत अवक्षेप बनता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो वाष्प रूपी पानी होता है वो बाद में सूख जाता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में H2O जो ये बना था कैल्शियम कार्बोनेट और H2O इसी में फिर से CO2 करा दें हम तो ये क्या बनेगा? जल में विलयशील। अभी तक ये जल में विलयशील नहीं था, श्वेत अवक्षेप था, लेकिन हम फिर से उसी में CO2 से अभिक्रिया करा दे तो फिर से वो जल में विलयशील बन जाएगा। चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन, खड़िया, चाक एवं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप होते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्रमशः जल भी बनाएगा। अब अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं ये देखते हैं।
उपरोक्त क्रियाकलाप से हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम क्रियाकलाप को ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। परख नली में लगभग 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार का घोल लीजिए। उसमें 2 बूंद फिनॉल्फथेलिन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है? आपको पता चल जाएगा कि यह एक क्षार है। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? हाँ, परिवर्तन आ जाए क्योंकि क्षार है वो न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। अम्ल मिलाने के बाद फिनॉल्फथेलिन का रंग क्यों बदल गया? आप अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंद डालें। क्या फिनॉल्फथेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? यानी अब हमको पता चल रहा है कि NaOH यानी क्षार जो है, जब फिनॉल्फथेलिन गुलाबी रंग का होगा तो वो क्षार होगा। यानी कि जो फिनॉल्फथेलिन है क्षार डालने पर गुलाबी रंग का हो जाता है और अम्ल डालने पर वापस उसी कलर का हो जाता है, रंगहीन। उपरोक्त क्रियाकलाप से हमने परीक्षण किया तो ऐसा लगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अम्ल, क्षार और अम्ल दोनों को मिलाने पर एक लवण और पानी बनता है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और पानी बनता है। अम्ल और धातु को मिलाने पर लवण और हाइड्रोजन बनती है। क्षार और धातु को मिलाने पर भी लवण और हाइड्रोजन बनता है। और जब हम क्षार और अम्ल को मिलाते हैं तो लवण और पानी बनता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि अम्ल था हमारे पास, हमने उसमें क्षार डाल दिया तो उदासीन हो गया ना, उसको न्यूट्रलाइजेशन ही तो कहेंगे। समानता उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्षारक और अम्ल का जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया को आप पढ़ेंगे आगे। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा। कौन से विलयन का रंग? जो भी हमने पीछे विलयन देखा, कौन सा विलयन देखा हमने? NaCl देखा? नहीं। क्रियाकलाप में बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। कॉपर ऑक्साइड CO हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। ऑक्साइड का क्या हुआ यह भी देखिए। तो बोल रहा है आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। यानी विलयन का जो नील हरित रंग है कॉपर 2 क्लोराइड के कारण ही होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, जब धातु का ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड था ना और अम्ल था HCl था शायद, उन दोनों की अभिक्रिया कराओगे तो क्या बना? लवण बना जो नील हरित कलर का था और जल भी बना। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड तथा अम्ल की अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं क्योंकि वो सेम टू सेम बन रहा है। जैसे हम धातु और अम्ल का क्षार और अम्ल का जब हम कराते थे तो लवण और जल बनता था। तो अम्ल तो है तो यानी धातु ऑक्साइड क्षारी होगा तभी लवण और जल बन रहा है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारी होती है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अधात्विक का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम जाँच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं या नहीं। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए और क्रियाकलाप को ऑब्जर्व कीजिए।
चित्र 2.3 यानी इस चित्र बीकर वाले चित्र के अनुसार किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब का स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी करिए। आपने परीक्षण क्या किया? जब मैं बताता हूँ परीक्षण किया। जब इसमें अम्ल डालेंगे आप या HCl डालें या फिर H2SO4 डालें, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, और ये कीले आपस में संपर्क में नहीं है, फिर भी ये बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि इस विलयन में आयन है। कौन सा आयन है? हाइड्रोजन निकलता है ना, तो H+ आयन है, यानी कि वो H+ आयन दे रहा है। अभी देखते हैं आगे। बल्ब प्रत्येक स्थिति में जलता है क्या? अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है और क्षार की स्थिति में बल्ब नहीं जलता। परंतु आप यह क्षार में भी जलेगा, भी देखेंगे। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल ना तो क्षार है ना तो अम्ल है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन यानी H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl- और HNO3 में NO3- हो जाता है और H+ हो जाता है। CH3COH में CH3COO- हो जाता है, और जो हमारा OH रहता है लास्ट वाला वो प्लस रहता है। H2SO4 में SO2- हो जाता है, SO4- 2 का हो जाता है, और H जो होता है वो प्लस रहता है, H+। क्योंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ हैं, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। जो H+ आयन उत्पन्न करेंगे वही अम्लीय कहलाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। एक स्वच्छ शुष्क परख नली लीजिए। 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। परख नली में कुछ मात्रा में सामने सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आपने निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl गैस और HCl विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश भैया। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। अब देखिए, जब HCl को H2O में लिया गया तो H3O+ Cl- हो गया। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। जब पानी में आप उनको करेंगे तो वो H2 के साथ जुड़ जाएंगे तो H3O बना लेंगे, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। H+H2O बराबर H3O। हमने देखा कि अम्ल में H3O अथवा H+ आयन प्रदान करता है, तो यानी अम्ल की परिभाषा कोई क्या हुई? जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन दें वही अम्ल है। किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है? अब हम NaOH को H2O में घोलेंगे, यानी पानी में घोलेंगे, तो क्या होगा? Na+ और OH- देगा। ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलेंगे तो K+ और OH- देगा। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलेंगे तो मैग्नीशियम 2+ रहेगा और 2OH- रहेगा। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। कौन? क्षार जल में OH- उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील वाला क्षारक होगा उसे हम क्षार कहेंगे। यह भी बात आप याद रखें। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहेंगे। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है तथा स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब हम अब तक जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा दूसरी ओर सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल देगा।
वही जो H निकालता है और वो OH माइनस निकालता है ना, वही H2O बन जाता है, इसलिए जल निकलता है, बाकी बचा हुआ लवण बन जाता है। आइए देखिए कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी चिन्ह, यानी गाढ़ा अम्ल जो रहता है और जो क्षारक रहता है उनके बर्तनों में ये वाला संक्षारक वाला निशान बना रहता है। ये निशान भी सेफ्टी के रिलेटेड याद रखना चाहिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अगर आप जल में अम्ल या क्षारक डालेंगे तो एक तो गर्मी एक ठंडी ऐसा टाइप का उसमें उदासीनीकरण होगा, तो ऊष्माक्षेपी रहेगा, छेप देगा उसमें से ऊष्मा निकलेगी। जल में सांद्र नाइट्रिक, सांद्र यानी गाढ़ा होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। किसको किस में मिलाना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, वो भी जल को हिलाते हिलाते। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। क्या करने पर? जब आप अम्ल में जल मिलाएंगे तो ऐसा हो सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी डिब्बे का तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह, वो जो हमने दिखाया ना रेड वाला, वही था, वही चेतावनी का चिन्ह बना रहता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ और OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जल में अगर आप अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो उसके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाएगी। इस प्रक्रिया को तनुकरण ही कहते हैं। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। तनुकृत यानी पतले हो जाना। जब आप पानी में उसको मिला देंगे तो पतला तो होगा ही। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, ध्यान दीजिए, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। कहाँ थे हम लोग? विलयन में कितना प्रबल होता है? सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो आप पता करा लेंगे कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है पुषांश, P का मतलब पुषांश, पोटेंस, इंग्लिश नाम पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ जो पुषांश है या पोटेंज है वो जर्मन शब्द है, उसका अर्थ शक्ति होता है। इस pH स्केल से समानता शून्य रहेगा तो अधिक अम्लता और 14 रहेगा तो अधिक क्षारीय, यानी ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय और कम रहेगा तो अम्लीय तथा तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोनियम आयन क्या? H3O+ या फिर H+, जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। यानी अगर 1 है तो उसकी हाइड्रोनियम आयन बहुत 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 ज़्यादा है, अगर 2 है तो थोड़ी हाइड्रोनियम आयन कम है, यदि 14 है तो हाइड्रोनियम आयन का नामो निशान नहीं है, उसमें तो हाइड्रोक्साइड है ना, OH-। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, जो उदासीन विलयन होगा, न्यूट्रल पॉइंट इज 7। किसी भी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यानी अगर 8 रहेगा तो कम OH- रहेगा, 9 रहे तो और रहेगा OH-, 14 रहेगा तो बहुत 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 ज़्यादा OH- सांद्रता रहेगी। अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। समानता pH सर्वाधिक सूचक अंतर्भरित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति ऐसे
जितना 0 पे अम्ल pH रहेगा, H+ आयनों की बौछार रहेगी और अम्ल भी उतना ही प्रबल रहेगा। और इधर 7 तरफ अम्ल दुर्बल रहेगा। फिर इधर क्षार यहाँ पे क्षार सबसे प्रबल रहेगा और यहाँ 7 से यहाँ तक दुर्बल रहेगा। चलिए सारणी भी देखते हैं। सारणी में तो कुछ है ही नहीं, इसको देख लेते हैं कि जो हमारा जठर रस होता है, जिसको हम जो अमाशय में बनता है, वो 1.2 रहता है उसका pH वैल्यू। तो 1.2 है तो यानी अम्लीय है। इधर 7 से कम वाली अम्लीय होती है। नींबू का रस 2.2 और शुद्ध जल 7 और रक्त जो होता है 7.4 होता है। इसीलिए हमें रक्त थोड़ा कड़वा कड़वा सा आता है, खट्टा नहीं आता, क्योंकि वो 7.4 है, हल्का क्षारीय तरफ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 14 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। चलिए, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन यानी जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के HCl तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में pH का महत्व। क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। अगर इससे कम ज़्यादा हुआ, जो उनका क्राइटेरिया है pH का, उससे कम ज़्यादा हुआ तो उनके लायक नहीं है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब इसको याद करने का तरीका है, तो 5.6 से कम तो अम्लीय। अम्ल को पता है 7 से कम ही होता है, यानी 5.6 5.6 एक होता है 5.5 वाला ना, और एक 5.6, यही कन्फ्यूजन होता है ना। तो 5.6 यानी समझिए छरछरा देगा। बारिश, जैसे बारिश होता है ना तो छर 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 आवाज़ होता है ना, तो 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा छरछरा देगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। समझे बात को? दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। क्या आप जानते हैं कि शुक्र, जिसे वेनस कहते हैं, उसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। इस बात को आप याद रखिए कि शुक्र का वायुमंडल जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल में जीवन कहाँ संभव रहेगा। आपके बगीचे का मिट्टी का pH क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक pH को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके pH की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारे पाचन का pH। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर यानी पेट HCl नामक अम्ल को उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करने लगता है। जब अपच रहती है तो वो अम्ल जो होता है ना, वो ज़्यादा बनने लगता है HCl वाला, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड यानी कि प्रति एसिड जो होता है, प्रति अम्ल का विरोध करने वाला, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसका pH वैल्यू 10 होता है, जो कि क्षारकीय होता है। ये दुर्बल क्षार का उदाहरण है। 10 14 हाई होता है ना, और 10 तो दुर्बल क्षार होगा, तो दुर्बल क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है उसको देखते हैं। मुंह के pH का मान 5.5, यही मैं बात बोल रहा था कि जब 5.6
से कम होगा तो बारिश छरछरा देगी, और 5.5 से कम होगा तो यानी आप समझो 5 दांत, पचाहा बोलते हैं ना, पचाहा आदमी है ये। 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कौन? अम्ल। जब 5.5 से कम हो तो अम्ल ही कहलाएगा। तो दांतों का क्षय चालू हो जाता है। दांतों का इनेमल यानी दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। अच्छा, आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप क्या है? आपको ऑप्शन दे देगा। तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये आप याद कर सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है, यानी आप खाना खा के और तुरंत ब्रश कर लें तो इससे बचा जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें एक तो उदासीन लवण होता है। जब आपको बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए नमक डाला जाता है। हल्का क्षारीय भी होता है, और जो आपका टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है, कड़वा कलर, जिसके परिणाम स्वरूप दांत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है पता है क्या? फार्मिक अम्ल छोड़ता है ना। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, क्योंकि वो फार्मिक अम्ल था तो अम्ल था। तो जब हम बेकिंग सोडा यानी क्षार है बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारक, तो उसका उपयोग कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। नेटल के डंक वाले बाल मेथनॉइक अम्ल छोड़ जाते हैं। नेटल एक पत्ता होता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनॉइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलने वाला दर्द का अनुभव होता है। प्रकृति की उदासीनी के विकल्प देती है। नेटल एक शासकीय पादप है, मैं बोल रहा था, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा। नेटल एक शासकीय पादप है यानी पत्ता ऐसा, ये चारा जैसा होता है इसका, आपने देखा होगा कहीं पे। इसमें फूल भी खिलते हैं 12 कलर के, बहुत गंध देते हैं, जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों से डंकनुमा बाल होते हैं, इनके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनॉइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। इसमें कौन सा अम्ल होता है? अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि नेटल नामक पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनॉइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जा सकता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? जब आप जान गए होंगे कि यह अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक मिथनॉइक अम्ल है। मान लो आपको डाक पौधा नहीं पता है, तो आप ये अम्ल है ना, तो क्षार में हल्दी क्या करेगी, भूरे कलर की हो जाएगी ना, तो आप हल्दी ले सकते हैं। तो जब आप डाक पौधा जैसे इस वाले पौधे के आसपास कहीं भी पत्ता देखें तो उस पत्ते को हल्दी में ऐसे उस पत्ते का रस हल्दी में डालें और आपको पता चल जाए जब भूरा कलर हुआ तो आप समझ जाइए वो क्षार है, तो उसका आप मल लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल जान लेते हैं। प्राकृतिक अम्ल, ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं, पढ़ते हैं इसको। सिरका जो होता है हमारा उसमें एसिटिक अम्ल, आप देखोगे याद करने का बहुत ही गजब तरीका यहाँ बताऊँगा, एक दो भले छूट जाएँ। जैसे देखिए सिरका होता है, सिरका आपको एसिड आपने देखा हो कहीं न कहीं, जो सिरका होता है एकदम एसिड टाइप का ऐसे मोटा मोटा एकदम निकलता है, तो उसको एसिटिक अम्ल याद कर सकते हैं कि सिरका एसिटिक अम्ल है। और संतरा सिट्रिक अम्ल है। जैसे सिट्रिक जब आप संतरे का छिलका वो दाबते हैं ना तो उसमें से एकदम ऐसे आवाज़ आती है,
वैसे सिट्रिक अम्ल आप याद कर सकते हैं। इमली जो होती है टार्ट्रिक अम्ल होती है। जब इमली आप खाते हैं तो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत खट्टा इमली, तो टार्ट्रिक अम्ल ऐसे याद कर सकते हैं। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक यानी हल्का ऐसे कैसे बोलते हैं, कसैला टाइप का। ऑक्जेलिक ऐसे टमाटर से आप याद कर सकते हैं। अगर सड़ा हुआ टमाटर खा लें तो ऐसे ऐसे करने लगेंगे तो ऑक्जेलिक टाइप का होगा, वो आपको वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं। खट्टा दूध जो होता है लैक्टिक अम्ल, आपको पता है दूध में लैक्टोज पाया जाता है, वहीं से याद कर सकते हैं कि खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में सिट्रिक अम्ल, यहाँ भी आप नींबू खाएंगे ना, खट्टा है खट्टा है खट्टा है ऐसे बोलेंगे, तो नींबू से सिट्रिक अम्ल CCC। चींटी का डंक जो होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। चींटी का डंक जो होता है मेथनोइक अम्ल होता है, और नेटल का डंक भी मेथनोइक अम्ल होता है। चींटी का डंक भी मेथनोइक अम्ल होता है और नेटल का भी डंक मेथनोइक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये सभी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सभी लवण हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का pH मान 7 होता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण pH मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल, यहाँ पे जो लिखा है ना, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है, यहाँ पे ठीक ही है, यहाँ पे उदासीन होता है। pH का मान 7 से कम होता है कब? जब प्रबल अम्ल हो तथा दुर्बल क्षार हो। तो 7 से कम तो प्रबल अम्ल ही, 7 से कम तो अम्ल ही रहेगा ना, तो यानी क्षार दुर्बल हो जाएगा तथा ये अम्लीय होते हैं क्योंकि अम्ल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल, क्योंकि 7 से ऊपर जब जाता है तो क्षार का एरिया है, तो क्षार ही प्रबल होगा उधर और अम्ल दुर्बल हो जाएगा तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह उदासीन लवण है। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इस लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यानी जो भूरे रंग का क्रिस्टली नमक होता है ना, काला नमक जिसे कहते हैं, ये खनिज नमक होता है। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाता है तो वही बन जाता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। नमक आंदोलन। साधारण नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अच्छा, पूछे कि इन सब को बनाने के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो आप NaCl नाम ले, साधारण नमक यानी NaCl नाम ले सकते हैं। कैसे सवाल? मान लो पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, बताइए कौन सा कच्चा पदार्थ है? वही NaCl, साधारण नमक। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, आइए देखते हैं। जरूर सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaCl का उपयोग हुआ होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, लवण जल, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, उसको जल बोला ना, NaCl का उपयोग जरूर हुआ क्योंकि अभी ऊपर ही लिखा है। और ये जलीय घोल ले लीजिए, एक्वस इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं।
अब क्लोर क्षार प्रक्रिया याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे इससे बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ना। तो हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस, तो ये तो क्षार ही होता है ना। तो क्लोर क्षार याद हो गया, क्षार क्लोर, ठीक है। और क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार, तो क्लोरीन तो क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है क्षार है, तो क्षार क्लोर क्षार। 2NaCl, नमक का घोल लेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, यानी कि जो क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन भी बनेगा। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है, क्योंकि OH माइनस होता है और कैथोड भी माइनस होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। वैसे तो लॉजिक बन नहीं रहा है, लेकिन कैथोड की तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। देखिए, जो हमारा क्लोरीन बनता है उसका उपयोग जल की स्वच्छता करने में, स्विमिंग पूल में डालने में, PVC का रोगाणुनाशक, PVC में भी क्लोरीन का उपयोग होता है, रोगाणुनाशक में भी क्लोरीन का उपयोग होता है, CFC में भी क्लोरीन का उपयोग होता है, कीटनाशक में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। अब H2 कहाँ पे, हाइड्रोजन का, ईंधन में, मार्गरीन में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में, अमोनिया में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है खाद के लिए। मार्गरीन को याद कर लीजिए, नया शब्द है मार्गरीन। और देखिए, नमक का घोल NaOH के साथ, धातुओं से ग्रीस हटाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक के लिए NaOH का, कागज़ बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, उसके विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, क्या बोला कि जलीय सोडियम क्लोराइड जो NaCl, उसके विद्युत अपघटन जब आप उस तरह कराएंगे जैसे पिछले देखा बीकर में रख के, तो क्या होता है कि क्लोरीन गैस जो बनती है उसका निर्माण विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। उसका उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना लीजिए, शुष्क बुझा हुआ चूना, उस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण यानी कि CaClO2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 की अपक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण का सूत्र याद के CaClO2 और प्लस पानी भी बनता है, कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, उपचायक यानी कि जो ऑक्सीजन जुड़वा दे, वही उपचायक हुआ, क्योंकि इसमें O2 है ना। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? बेकिंग सोडा पढ़ते हैं हम लोग ना। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। अगर खाना को शीघ्रता से पकाना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडा का। हाँ, इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देखिए, आप बेकिंग सोडा, बेकिंग यानी बनाने वाला, बेकिंग यानी बनाने वाला, बनाने वाला है, मेकिंग मतलब बनाने वाला। बेकिंग सोडा खाया तो जाता है ना, खाने मिलाया जाता है, तो खाने वाला सोडा हो गया, इसको खाने वाला सोडा बोला जाता है। तो खाने वाला सोडा, इसको पढ़ा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप पढ़ सकते हैं। तो सोडियम बाइक से लाएंगे क्यों? क्योंकि खाने के लिए है ना, तो बाइक से आ जाएगा।
और एक जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो कार के बोनट में भर के लाएंगे, क्योंकि वो धोने वाला सोडा होता है इसलिए ज़्यादा चाहिए, इसलिए कार से लाएंगे। क्योंकि ये बाइक है, बाइक से लाएंगे, इसमें बाई लगा रहता है, और बाई खाना बनाएगी तो बाई क्या यूज करेगी, बाई खाना बनाने वाला, तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे याद कर सकते हैं। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड पानी मिलाइए, उसमें CO2 मिलाइए, NH3 मिलाइए तो अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया NH3 अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 अभिक्रियाएँ हैं जो थोड़ी कठिन है पर याद हो जाएगी। आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर ऊष्मा देते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा को, तो क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और CO2 अलग हो जाती है और पानी H2O अलग हो जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग भी पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। और टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है। टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है। टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल से मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। जब बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है, बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है किसी भी अम्ल से मिला के गर्म करो तो CO2, H2O और अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। CO2 के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक घटक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। किसका उपयोग, जो खाने वाला सोडा होता है उसका उपयोग अग्निशामक में भी करता है। खाता भी है और अच्छा भी करता है। बताओ, खाने वाला भी है और अच्छा करने वाला भी है। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O धोने का सोडा, उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप 10 बाल्टी पानी ऐसे याद कर सकते हैं, 10 बाल्टी पानी। सोडियम कार्बोनेट, कार के बोनट से हम धोने वाला सोडा लाएंगे जिसमें 10 बाल्टी पानी रहेगा, जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट में आप 10H2O लगाएंगे, और सोडियम कार्बोनेट बना कैसे था, जब वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा था उसको गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, और इसी सोडियम कार्बोनेट में 10H2O मिला दो तो यही धोने का सोडा बन जाएगा। 10H2O क्या दर्शाता है, क्या यह सोडियम कार्बोनेट को आद्य बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने का सोडा कहाँ उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, अब देखो धोने का सोडा है तो कांच को भी धोएगा और धोने वाला है तो साबुन भी है। कागज़ उद्योगों में भी होता है, कागज़ की भी धुलाई होती होगी। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? चलिए देखते हैं कि शुष्क हैं कि क्या हैं। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट, पूछे कॉपर सल्फेट क्या है, शुष्क है कि नम्र है, तो बोलेंगे शुष्क है। कॉपर सल्फेट शुष्क, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। जल हटने के बाद लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप
क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला वापस आ जाता है। ठीक है, यानी जो आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है ना, हम देखें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ये नीला नीला होता है थोड़ा, तो वही नीला नीला जो होता है उसमें क्रिस्टलन का जल भरा होता है। जब आप उसको गर्म करते हैं तो ये जल हट जाएगा तो श्वेत रंग का वो क्रिस्टल हो जाएगा, और जब आप उसको पुनः पानी में भिगोएंगे तो फिर नीला हो जाएगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये बात याद करने योग्य है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। यह भी बात याद करने के लायक है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसके एक अणु में 5 अणु उपस्थित होते हैं। किसके? जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। 5 अणु होते हैं ना, CuSO4 5H2O। क्या आप बता सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट NH2O का अणु आर्द्र है या नहीं? बिल्कुल आर्द्र है भाई। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम में क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, अच्छा, इसको जिप्सम को याद करने का एक तरीका है कि CaSO4 कसो4 जिप्सम एक तरह का ठोस होता है, और 2H2O। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं कि क्या इसका उपयोग है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कह सकते हैं का निर्माण करता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है। कसो4 यानी कठोर हो जाता है। CaSO4 आप H2O में फिर से आप जल मिला देंगे तो फिर से वही बन जाएगा जिप्सम। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। क्रिस्टलन का जल के रूप में किस में जुड़ा होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना जुड़ा होता है? आधा अणु। किसका? जल का। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? पता करेंगे आप? 18 हो गया। अब क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।